ये तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे, इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर्स, और आज आपका दूसरा क्लास है। और ये जो इवोल्यूशन हमने देखा है बॉयलर्स का, और काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना कि बॉयलर का आखिरकार फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं पीछे का थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एक समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या देखा, कि बॉयलर का स्ट्रक्चर क्या है। मैं देखते हैं यहाँ तक आपको मशीन का कितना आइडिया लगा कि बॉयलर कैसा होता है। जैसे पीछे हमने देखा है काफ़ी सारी चीज़ें, जो ये सब आप देख सकते हैं पीछे हमने जो पढ़ा कि वो लंकाशायर बॉयलर था। ये इस तरह का मैंने जो बॉयलर्स बनाया गया था न्यू कॉमन के समय से, न्यू कॉमन आए, उसके बाद जेम्स वॉट का इंजन आया, इन सब लोगों ने मिलकर ये सब बनाया। स्टीफेंसन ने उसको स्टीम इंजन बनाने की कोशिश किया, लोकोमोटिव में डाला। तो आखिरकार ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिकली पूरा जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर के एंड पे जो सेमी सिलेंडर लगा होता है, सेमी सर्कल लगा होता है, सेमी स्फेयर लगा होता है, तो ये एक बेसिकली बॉयलर ही होता है। इस बॉयलर के अंदर में आधे से ज़्यादा पानी भरा रहता है ताकि जगह रहे ऊपर स्टीम के लिए। इसको गर्म करना है, इससे जो स्टीम जनरेट होगा उस स्टीम को प्रेशराइज करना है और उसको कन्वर्ट करना है पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में। वो पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म इसके व्हील्स पे जाकर के इसको आगे पीछे कर सकती है। या फिर आप दूसरा काम करा सकते हैं, उस वाले को आप ले लीजिए जो सुपर हीटेड स्टीम निकला, उसको फाइनली किसी टरबाइन पे डाल दीजिए, टरबाइन मूव कर जाएगा। तो ये सारी चीजें अब तक के सारे बॉयलर्स को देख करके आइडिया लग गया है कि बॉयलर जो बेसिकली उसका ड्रम एरिया है, ये इसका ड्रम बनेगा। आने वाले जो फ्यूचर बॉयलर्स हैं, जो सब क्रिटिकल बॉयलर्स हैं, उनका ये ड्रम है। तो इस ड्रम के अंदर आधा से थोड़ा सा ज्यादा पानी भरा रहेगा ताकि स्टीम के लिए जगह बना रहे। स्टीम को हम लोग सुपर हीटर से निकाल लेंगे बाहर। तो कितना ईजी है, बॉयलर को समझ जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था। ठीक है, तो चलिए, और इस ज्यादा समझ में वो इसलिए आएगा क्योंकि आप उसका सिस्टमैटिक एक स्टडी करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन शुरू हुआ बॉयलर्स का। चलिए, तो इसी कड़ी में लंकाशायर बॉयलर तक हम लोग पहुंच चुके थे मेरे ख्याल से पिछले क्लास में। और ये क्या था कि जो कॉर्निश बॉयलर था उसी का एडवांस वर्जन है। कॉर्निश बॉयलर में इन्होंने क्या किया, बीच में एक सिर्फ ऐसा होल होता था जहां पर आपको आग लगाना है और उसको फायर से मैंने इसके अंदर हीट दे करके इसके अंदर लिक्विड को भरना है, और वो सारे लिक्विड को फाइनली एक एग्जॉस्ट, वो जो लिक्विड होगा वो गर्म हो जाएगा, जो स्टीम बनेगा उस स्टीम को आप बाहर निकाल लीजिए। जो भी प्रोसेस में यूज करना है प्रेशर स्टीम को आप यूज कीजिए। तो ये कॉर्निश बॉयलर, और इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसलिए दिया गया, मैंने इंप्रूवमेंट देने के लिए क्या किया गया कि फायर से जो ये फायर ट्यूब्स हैं, मान लीजिए फायर है, इसको पानी के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके, इसके लिए इसको दो बनाया गया, जो कि लंकाशायर बॉयलर है। तो उसके अंदर हम वही देखते हैं, आज यहीं से शुरू करते हैं। तो लंकाशायर बॉयलर, तो अगर हम दो बना देंगे तो अब पानी का जो एरिया है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो ज्यादा फायर के कांटेक्ट में होगा। आगे चल के किसी ने ये सोचा, दो बन गया, आगे चल के किसी ने सोचा कि यार ये दो बना है तो इतना कांटेक्ट है, अगर इस दो के जगह पे 2000 बना दिया जाए या 500 बना दिया जाए या 100 बना दिया जाए तो और ज्यादा कांटेक्ट बढ़ेगा। लेकिन इतने ही एरिया में अगर 500, 100 या 200 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, करना यही पड़ेगा कि ट्यूब्स बनाना पड़ेगा फिर। और ट्यूब्स जब आप बना लेंगे, मान लीजिए इसके जगह पे हमने ढेर सारे पतले पतले ट्यूब्स डाल दिए, तो ट्यूब्स डालने से क्या हो, पानी के कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो हमारा सारा जोर किस चीज पे है, और मैंने कल भी कहा था आपको कि सारा फोकस आप किस पे बनाएंगे, बॉयलर के एफिशिएंसी को बढ़ाने। तो जो लंकाशायर बॉयलर था इसने एफिशिएंसी बढ़ाया, दुगना कर दिया एफिशिएंसी। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लंकाशायर बॉयलर का। इसका जो हमने डायग्राम कल भी देख लिया था मेरे ख्याल से, कि इसके अंदर वो डबल है, तो यहां पर दोनों में फायर होगा, और फायर होने से ये पूरा एरिया जो है पानी से भरा हुआ ये गर्म होगा। उस गर्म होने से यहां से आप स्टीम को बाहर निकाल लीजिए, इस समय स्टीम है। तो ये बेसिकली है फायर ट्यूब बॉयलर्स, और इसमें स्टीम जो बाहर जनरेट होगा इसको आप बाहर से निकाल के किसी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस में, या तो टरबाइन चलाइए या फिर उसको सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट में उससे गाड़ी का पहिया घुमाइए, जो करना है आप कर सकते हैं। साथ में ये सब कुछ यहां पे चीजें हैं, मैं इन पे आता हूं, ये सेफ्टी वाल्व वगैरह क्या है, ये सब क्यों लगाया गया, उस पे मैं आता हूं। तो ये लंकाशायर बॉयलर था। अब ये समय लगभग आ चुका था 1850s का समय। इसके बाद क्या होता है देखिए, एक ड्रास्टिक चेंज 19th सेंचुरी में, कि 19th सेंचुरी में कई बार ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे जहां पर कि ये बॉयलर्स में एक्सप्लोजन आ जाता है। जहां पर जैसे एक देखिए ट्रेन का एक इंजन है, अब ये पूरा हिस्सा जो था वो बेसिकली कैसा था, यहां से एक इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ था इसके अंदर में,
ओके, तो अब ये जो सिस्टम है, ये इसको थोड़ा ब्लैक से बनाते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर का ये वाला भाग, तो ये पूरा का पूरा बॉयलर हुआ करता था, उसमें एक्सप्लोजन हो गया। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रेशराइजेशन इतना ज्यादा होता कि सेफ्टी वाल्व भी काम नहीं करता, सेफ्टी वाल्व के साथ ही उड़ जाता था। तो अब ये यहां पे एक्सप्लोजन आना शुरू हो गया, इसके अंदर जितने ट्यूब्स वगैरह सब फटने लगे। तो इनसे बचने के लिए, एक्सप्लोजन से बचने के लिए उसका पता लगाया गया पहले, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे इतना ज्यादा हो रहा है। तो पता चला कि जो फायर ट्यूब यूज करते हैं वो फायर ट्यूब में ही एक्सप्लोजन होता है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज खुद भी हो जा रहा है ना, जो फायर ट्यूब यूज करते हैं। जैसे देखिए इसके पहले का जो बॉयलर है वो कैसे बन रहा है, जो भी यहां पे ये आपको दिख रहा है जिसके अंदर कंबसन करा रहे हैं, तो ये इस ट्यूब में करवा रहे हैं कंबसन। और जो भी बॉयलर होता था उसके अंदर वो मतलब फायर का ही ट्यूब होता, तो ये सब एक्सप्लोजन का कारण बना। तो डेवलपमेंट शुरू हुआ कि भाई ट्यूब के अंदर ना पानी भरो, फायर ट्यूब की जगह वाटर ट्यूब बॉयलर्स बनाओ, जिसका मैं आगे आपको डेवलपमेंट दिखाता हूं। फायर वाटर ट्यूब बॉयलर, और भी कई तरह के चेंजेस किए गए। यही जो सेफ्टी वाल्व ये सब आप देख रहे हैं, ये सब कुछ लगाया गया। एक्सप्लोजन, ये खैर एक्सप्लोजन के बाद का ये बॉयलर है, लेकिन फिर भी ये सारे डिवाइसेस जो हैं लगाए जाना शुरू हुए। तो बॉयलर के अंदर जो बॉयलर माउंटिंग्स आते हैं, जो इसके वाटर लेवल को चेक करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, वहां जो सेंसर्स लगे होते हैं, ये सारे जो बॉयलर माउंटिंग्स हैं, ये जब दुर्घटनाएं हुई, कई जगह बॉयलर फटा, इस बॉयलर को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। तो बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एक्सेसरीज बने होते हैं इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम लोग इन चीजों को समझते हैं। तो जब एग्जाम्स में अंदर, क्योंकि आपको इस तरह का आ सकता है, तो आप यहां पे डाल दीजिए कि क्योंकि 1850s के आसपास या जो 19th सेंचुरी के जो बॉयलर थे वो सारे के सारे नहीं, कुछ बॉयलर्स में एक्सीडेंट आने लगा। तो एक्सीडेंट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीजें की गई। जैसे मान लीजिए यहां पर मटेरियल यूज होता है, जो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया वो नॉर्मल स्टील यूज किया गया था या लोहा यूज किया गया। तो इस चीज को बढ़ाया जाएगा, बॉयलर का शेल जिससे बनेगा, उस शेल में हम लोग थोड़ा सा एडवांस किस्म का मटेरियल डाल देंगे ताकि एक्सप्लोजन ना हो। तो कई चीजें जो है मेटलर्जी के लेवल पे और इंजीनियरिंग के लेवल पे चेंज किया गया, जिसके वजह से बॉयलर्स में एक्सप्लोजन होना या इसका चांसेस कम हो गया। अब इन्हीं चीजों को समझते हैं। तो 19th सेंचुरी के आसपास सेफ्टी वाल्व्स, जो सेफ्टी वाल्व तो काफी पहले का है, लेकिन इन सेफ्टी वाल्व्स का यहां पर डेवलपमेंट शुरू होता है, इवोल्यूशन। कई बार सेफ्टी वाल्व पॉप नहीं होता है टाइम पे, जैसे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व आपने बनाया। सेफ्टी वाल्व का क्या काम है कि इसको जो प्रेशर दिया गया है, ये जैसे मान लीजिए सेफ्टी वाल्व है और यहां से ये ऐसा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, कि इसको बस यही करना है कि जब यहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पॉप कर जाए, मतलब उठ करके बाहर से प्रेशर को रिलीज कर दे। इसका एग्जॉस्ट बना होता है कि एग्जॉस्ट बना हुआ ऐसे करके, और यहां से ये प्रेशर को इसके थ्रू रिलीज कर दे और वापस सेट हो जाए, ताकि उसको बार बार डिस्पोज नहीं करना पड़े। ये नहीं कि एक बार सेफ्टी वाल्व यूज हो जाए फिर दोबारा कभी नहीं। सब प्रेशर कुकर का सीटी होता है ना, सीटी एग्जॉस्ट, तो जब वो अपलिफ्ट हो जाता है उसके बाद उसमें से गैसेज रिलीज हो गई, फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है बाई ग्रेविटी। तो क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है तो स्प्रिंग से सेट हो जाएगा दोबारा रिलीज होकर के, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो होता है टेंसल फोर्सेस, वो उसको दोबारा से सेट कर देंगे, रीसेट कर देंगे। तो सेफ्टी वाल्व का पॉप होना जरूरी है। पहले होता था कि सेफ्टी वाल्व कई बार वो पॉप नहीं होते थे, तो वो सब चीजें, तो एडवांस सेफ्टी वाल्व्स बनाए गए, फ्यूजिबल प्लग्स जोड़े गए और फीड वाटर पंप लगाया गया। इन सब के अंदर मैंने कई चीजें चेंज की गई। अभी इनका चिंता मत कीजिएगा, हर कंपोनेंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। अभी मैं बस जस्ट एक ओवरव्यू इवोल्यूशन बता रहा हूं टाइमलाइन के हिसाब से कि कैसे कैसे चेंजेस किया गया। साथ में 1860s मैंने 1867 के आसपास वाटर ट्यूब बॉयलर्स भी आने लगे, जिसमें जो डिजाइन है बैबकॉक एंड विलकॉक्स का, ये सब डिजाइन आज तक चलता है। आज भी जो बॉयलर्स हैं, ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे जहां बड़े बॉयलर्स यूज होते हैं, तो वो सब जगहों पे वाटर ट्यूब, माने ट्यूब के अंदर पानी भरना है और फर्नेस में आग जलाना है एक जगह पे। तो फर्नेस में आग लगेगा, बॉयलर फर्नेस में, और चारों साइड पे वाटर वॉल लगे होंगे जिसके ट्यूब्स में पानी भरा होगा। चार जितना भी इकोनोमाइजर और सुपर हीटर का कॉइल्स होगा, सबके अंदर वो ट्यूब होते हैं जो बेसिकली स्टीम और पानी, वर्किंग फ्लूइड को कैरी करते हैं। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स का उदय होना, राइज होना, यह भी शुरू होता है 1867 के आसपास, जिसके वजह से हायर प्रेशर्स पे भी और हम लोग उसको काम कर सकते हैं। और पानी है तो थोड़ा सा हायर प्रेशर्स पे एक्सप्लोजन का रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। अदरवाइज वो फायर ट्यूब होते थे, एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ता था हायर प्रेशर्स पे, अब यहां थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड एफिशिएंसी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा। अब इस सीक्वेंस में
मैं एक बॉयलर आपको दिखाना चाहता हूं जो इस तरह का बॉयलर है। ठीक, अब इस बॉयलर में आप देखिए क्या चेंजेस किया गया है बेसिकली, और ये जो बॉयलर है बेसिकली वही जो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है उसको मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं आपको डायग्राम में। एक देखिए, अब इस बॉयलर में ये हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, इसके अंदर क्या सिस्टम किया गया है, ये एक ड्रम है। ड्रम के बारे में मैं बार बार बता चुका हूं कि ड्रम जो है आधे से ज्यादा पानी से भरा होना चाहिए ताकि, और ऊपर से थोड़ा खाली होना चाहिए ताकि यहां पर स्टीम जनरेट हो सके। अब इस ड्रम को क्या करना है, इसके अंदर ये जैसे देखिए अपटेक हेडर। अपटेक का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पानी को गर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज को, एयर को भी गर्म करेंगे तो अपलिफ्टमेंट होता है उसका, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट होने लगा, अपलिफ्टमेंट होने लगा, कन्वेक्शन सेल आगे चलने लगता है उसका, तो कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन सेल्स की वजह से इसका अपलिफ्टमेंट शुरू होगा। तो ये जो हिस्सा है यहां पे हम इसको फायर देते हैं। मान लीजिए फर्नेस बनाया हमने, आग जलाया, और ये ट्यूब यहां पे थे जो अपटेक हेडर है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया यहां से पानी, और ये फिर पानी आकर के यहां पर फाइनली गर्म होकर के इसमें से वेपर्स आएंगे, स्टीम जनरेशन होगा। जो बचा हुआ नीचे का पानी है वो डाउन टेक हेडर से नीचे आएगा ताकि दोबारा उस प्रोसेस में उसको गर्म किया जा सके। क्लियर? तो ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जो भी गंदगी आएगी, मान लीजिए पानी के अंदर सेडिमेंट्स जब जमा हो जाते हैं, ठीक है, कितना भी आप सफाई कर ले बट स्टिल देयर विल बी सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स को निकालने के लिए यहां पर इस जगह से बाहर निकालते हैं ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ मतलब ब्लो कर देना, निकाल देना उसको, जैसे स्टीम ब्लोइंग होता है ना, उसमें स्टीम ब्लोइंग में सफाई करते हैं, वैसे ही ब्लो ऑफ, तो इसको फिर बाहर निकाल देना यहां से, वो प्रक्रिया है। तो ब्लो ऑफ के लिए ब्लो ऑफ कॉक लगा हुआ है। तो ये जो अपैरेटस है बड़ा सिंपल, लेकिन इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर बेसिकली हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और बाहर फर्नेस में आग जला रहे हैं यहां पर। तो जो मैंने आपको बोला कि इस वाले बॉयलर में ये है बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर्स। अब यहां पर सारा सिस्टम वैसे ही हो गया जो आपके मॉडर्न बॉयलर में यूज होता है। तो ये जो स्टीम है इसको आप यहां से कलेक्ट कीजिए इस तरह से, जो सुपर हीटर स्टीम है, और फाइनली इसको इस वाले जगह से, यहां से जो भी प्रोसेस में यूज करना है, अगर टरबाइन घुमाना है तो टरबाइन पे लगा दीजिए, अगर सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट में करना है सिलेंडर पिस्टन में लगा दीजिए। लेकिन यही सब बॉयलर आज भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये विल्कॉक्स एंड बैबकॉक बॉयलर है, ये आज तक यूज होता आ रहा है। तो हमारा जो बॉयलर बनता है, जो पावर प्लांट जो सबसे पहले मैंने डायग्राम दिखाया था, वो बेसिकली एक बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का ही एडवांस्ड वर्जन है, उसका आने वाला रूप, जिसमें वाटर ट्यूब बॉयलर्स की जैसे मैंने वो ट्यूब्स के अंदर पानी भरा होता है। तो ये 1867 आते आते बॉयलर्स कैसा हो गया, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन हो गया कि या तो आप फायर ट्यूब यूज कीजिए, थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, लेकिन उसके जगह पे आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके apparatus करके आप वाटर ट्यूब बॉयलर्स भी लगा सकते हैं। तो बॉयलर के अंदर क्रांति है ना, नया बॉयलर बनने का प्रक्रिया। चलिए, तो इसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म आपने समझा कि बेसिकली ये बॉयलर ड्रम, और बॉयलर ड्रम से जो पानी है डाउनटेक हेडर से नीचे आना, अपटेक हेडर से ऊपर जाना, और बेसिकली यहां पे फर्नेस का होना, और फर्नेस से ये पानी गर्म होना, और फाइनली स्टीम बनके सुपर हीटेड स्टीम को यहां कलेक्ट करना और उससे अपना टरबाइन को मूव करना। उसी तरह यहां देखिए मेन स्टीम, जो मेन स्टीम का स्टॉप वाल्व है यहां पे लगा होता है, बॉयलर के ऊपर भी लगा होता है, मैं उसका पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको, जहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप अगर यहां से मान लीजिए थोड़ा सा बंद कर दें आप, तो ये आपका मेन स्टीम रुक जाएगा। क्लियर? तो ये सारा कुछ अगर आप समराइज करके देखें तो अब तक जो बॉयलर्स बन चुके थे 1867 आते आते, ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर मिला करके, तो कैसा बॉयलर्स का रूप हो चुका था फाइनली, कि बॉयलर का रूप थोड़ा सा जो मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं वही इनका रूप बन चुका है। चलिए, अब ये 20th सेंचुरी स्पेशलाइजेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा अब तक का जो है ना समराइज करता हूं कि अब तक कितना इवोल्यूशन हो चुका था बॉयलर्स में 20th सेंचुरी आते आते, उन्हें बॉयलर का फाइनल रूप कैसा दिखने लगेगा। चलिए, अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं कि बॉयलर में जो डायग्राम आपको बेसिकली एग्जाम में बनाना है। क्लियर? अब इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बॉयलर देख रहे हैं, अब तक जो देखा है हमने, सब क्रिटिकल बॉयलर अब तक बन पाया है। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल मतलब ये सब क्रिटिकल प्रेशर में होते हैं, जो मैंने 2.2 बार के प्रेशर से नीचे पे काम करते हैं। सुपर क्रिटिकल 2.2 बार के प्रेशर से ऊपर काम करता है, इसलिए उसमें बॉयलर ड्रम का जरूरत नहीं है, वंस थ्रू होते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ज्यादा स्पेशलाइज करूंगा मैं धीरे धीरे बॉयलर्स में। तो ये सब क्रिटिकल बॉयलर्स जो है ना अब तक बन चुका है, जहां पे प्रेशर जो होता है ऑपरेटिंग प्रेशर वो 2.2 बार के नीचे है। चलिए, तो अब सब क्रिटिकल बॉयलर्स तक पहुंच चुके थे हम लोग।
ये 1867 तक आते आते बन चुका है। इसमें हमने देखा कि एक बॉयलर ड्रम का जो स्वरूप है वो फिक्स हो चुका है। बॉयलर ड्रम, इसका रूप क्या है बॉयलर में? इसका रूप यही है कि बॉयलर ड्रम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आजकल दिखाई देता है 1867 आते आते तक, जिसमें यह हिस्सा बनेगा, यह हिस्सा बनेगा, इसमें आधा से ज्यादा पानी भरा होना है। यह है बॉयलर ड्रम। और स्ट्रेंज तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये जब एलियन ने बनाया था अपना बॉयलर फर्स्ट सेंचुरी एडी में, तो ये वही बॉयलर है आज भी। मतलब 2025 में अगर कहीं सब क्रिटिकल, वैसे तो ज्यादा सब क्रिटिकल अब नहीं, सुपर क्रिटिकल ही बनता है यूनिट्स, क्योंकि सब क्रिटिकल में भी जगह उतना ही लेगा, कोयला उतना ही जलेगा लगभग, और पॉल्यूशन करेगा ज्यादा। तो उससे अच्छा है कि सुपर क्रिटिकल बनाओ, कम से कम पावर तो ज्यादा देगा ना, एरिया उतना ही लेगा, कोयला उतना ही खाएगा। तो सुपर क्रिटिकल कर लेते हैं, थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो P91 T91 का मटेरियल आएगा ना, तो ज्यादा खर्चा बैठने लगेगा उसके लूप्स में। मैंने HRH को भी P91 करना पड़ सकता है, ज्यादा मटेरियल, आपका थोड़ा सा मटेरियल में खर्चा भाग जाएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी हो जाएगा, टनेज ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा टन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सब खर्च, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट फिर भी लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा होता है उससे। अगर आप एनवायरमेंट का कंसर्न लें, अगर आपको एनवायरमेंट का कोई चिंता ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर तो कोई भी बॉयलर बनाइएगा, चलेगा। तो हमने अब तक क्या देखा कि बॉयलर ड्रम का जो रूप है वो फिक्स हम लोग को समझ में आ चुका है। बॉयलर ड्रम जिसमें आधा से ज्यादा पानी भरा होना है, ये चीजें होनी। प्लस ये जो लास्ट वाला बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर हमने देखा, उसके अंदर दो चीजें और भी दिखी। डाउन कमर दिखा, जो डाउनटेक हेडर आपने पीछे देखा, वो बेसिकली यहां पर इसके पानी को आप निकालने के लिए करिए, ठीक। और इसी में हमने अपटेक हेडर भी देखा है। ये 4 पाइप मैंने लिया है, 4 पाइप्स, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने अपना बॉयलर बना रहा हूं, मैं समराइज कर रहा हूं बस, सिंपल, ठीक है। ये तो कितना छोटा आसान सा लाइन है, देखिए मैंने क्या बना दिया। और ये सब मतलब पीछे का जो अब तक नॉलेज हुआ, कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं मिला है, इसी को देख के हम लोग बना रहे हैं। यहां तक हम लोग पहुंचे, बॉयलर ड्रम, ये मान लीजिए डाउनटेक नहीं है तो आज इसको डाउन कमर कह देते हैं। ये पानी जाएगा, इसको बार बार गर्म करने के लिए फर्नेस में, उसके लिए रखा है हमने। तो चलिए समरी में हमने क्या सीखा कि अब बॉयलर जो है ये हो गया बॉयलर ड्रम, साथ में इसको हम क्या करेंगे, एक हेडर से जोड़ देते हैं। ये एक हेडर से जोड़ दिया हमने, सारे पाइप्स को मैंने जोड़ दिया। डाउन कमर का पता ही आपको अलाइनमेंट करना कितना मुश्किल होता है ना। चलिए ये हो गया हेडर। इस सारे हेडर को हमने क्या किया है, अब पानी को ऊपर भेजना है, ठीक है, अपटेक हेडर में। तो इसके आसपास इसको सारे को मैंने जोड़ दिया वाटर वॉल से, मतलब यहां पर पानी का मैं वॉल बना रहा हूं, और बीच में, इनके बीच में मैं आग जला रहा हूं। यहां पर इन जगहों पे आग जल रहा है, और ये जो आग मैं यहां जला रहा हूं, ये सारे के सारे आग को मैंने एनक्लोज किया है। अगर इसका 3D व्यू देखा जाए तो कैसा दिखेगा कि मैंने यहां रखा है ये एरिया, ऐसे 3D एरिया, 3D डायग्राम मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं उसका, कि ये मान लीजिए चारों साइड से ट्यूब्स लगे हुए हैं, ठीक, ट्यूब्स, ये पतले पतले ट्यूब्स हैं, ऐसे करके पतला पतला ट्यूब्स है। और जिसको मैं कह रहा हूं कि ये पानी का दीवार है, वाटर वॉल है, इन सारे ट्यूब्स में पानी मैंने भर दिया है, ठीक। और बीच में मैं आग जला रहा हूं, जो वहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरे कलर से। ये बीच में आपको यहां पर आग जलाना है, फायर जलाना है बीच में, ये है फर्नेस। और फाइनली ये जो बॉयलर ड्रम है वो उधर है, इसमें से भेजना है बॉयलर ड्रम में, मतलब ये सारे के सारे पानी जो है भाप बन के पहुंचेंगे बॉयलर ड्रम में, ऐसे। ये बैबकॉक विल्कोक्स का डिजाइन है। और जो पानी यहां पर थोड़ा सा जो वेस्टेज बढ़ा हुआ है, उसको आप नीचे करिए, यहां पे, यहीं पे ब्लो ऑफ लगाइए, ताकि पानी का पूरा गंदगी बाहर निकल सके। और ये सारा कुछ बॉयलर में ऊपर सेफ्टी वाल्व लगाइए, ऊपर ऐसे करके। बॉयलर के अंदर 2 जगहों पे लेवल्स लगा सकते हैं, लेवल इंडिकेटर ऐसे करके। बॉयलर ड्रम में आप देखिएगा लेवल इंडिकेटर ऐसे लगा होता है, जो खाली एरिया में भी लगा होता है, इधर भी लगा होता है, दोनों लेवल वो बताता है। तो ये अब बॉयलर माउंटिंग्स लगने लगा, एक हो गया सेफ्टी वाल्व। साथ में जो यहां स्टीम बना है, उसको मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूं दूसरे कलर से, मान लीजिए रेड से दिखा रहे हैं उसको, रेड तो दिखेगा ही नहीं, ऐसा दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो स्टीम बना है, इस वाले स्टीम को हमको क्या करना है, ये क्योंकि प्रेशराइज कर रहा है उसको, तो इस स्टीम को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से उठा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मेन स्टीम से या सुपर हीटर से बाहर निकाल लिया। ये एक जगह हेडर बनाया मैंने, और क्योंकि बॉयलर में एफिशिएंसी बढ़े तो कई जगहों पे ऐसा हेडर हो सकता है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया यहां से। ये सब जगह जाकर के कनेक्ट हो गया है।
और इसको एक हेडर से, तो इसमें मेन स्टीम आपका जमा हो गया, मेन स्टीम। और ये जो मेन स्टीम है इसको आप जोड़ के रखिए यहां पे एक स्टॉप वाल्व से, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, ये वाल्व हो गया और यहां से फिर ये जाएगा बॉयलर में, जितना आप स्टीम उसको ओपन करेंगे। तो यही हमने अब तक सीखा। और ये तो मैं डायग्राम आपको और ज्यादा हाईफाई बताऊंगा, अभी तो मैं बस एक ओवरव्यू कहानी सुना रहा हूं कि बॉयलर का जो विकास है, एक समय एक छोटे से पतीले में पानी गर्म करने से लेकर के धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो ये जो डाउनटेक हेडर है, इसको हम लोग डाउन कमर आज के डेट में कह देते हैं, उसी के ऊपर दोनों कनेक्टेड होता है। वाटर वाल्व भी, जिसके अंदर फर्नेस होता है, पानी जलता है और फिर पानी गर्म होता है उसके आसपास, वो पानी गर्म होकर के कलेक्ट होगा यहीं पे, और फिर यहां से सुपर हीटर का कॉइल निकाल लीजिए, 50 तरह का आसपास कॉइल बना लीजिए। ठीक है, मॉडर्न बॉयलर्स ऐसे ही बनाए गए। ठीक है, अब मान लीजिए जो मॉडर्न बॉयलर बन गया है, तो सबको पता चला, ये 1867 का समय है, मैं बता रहा हूं, अभी हम लोग 2025 में नहीं पहुंचे, 1867 में यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब सबको एक आइडिया लगा कि यार एक काम करते हैं, एफिशिएंसी अब और बढ़ाना है। हमारा टारगेट क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाते जाना। तो अब सबको लगा कि मोटा मोटा तो सारा अपैरेटस हमने बना ही लिया है, फायर ट्यूब की जगह पे वाटर ट्यूब यूज कर ही लिया है, अब कहां एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। तो उनका ध्यान गया कि जो कोयला हम लोग यहां जला रहे हैं, इसमें कोयला यहां पे जो जला रहे हैं, अगर ये कोयले को पीसा जाए, ग्राइंडिंग किया जाए, क्योंकि अभी आप देखिएगा जो घर में हम लोग बारबेक्यू अलग ग्रिल के लिए जो कोयला लाते हैं, चूल्हे में जो जलाते हैं, वो कोयला को आग लगाना, सुलगाना कितना मुश्किल काम होता है। एक तो कोयला उतना अच्छे क्वालिटी का इंडिया में नहीं मिलेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे झारखंड में और उड़ीसा में, जो दामोदर रिवर बेसिन झारखंड में और महानदी रिवर बेसिन उड़ीसा में, इन दो जगहों पे ही कोयला मिलता है। क्यों मिलता है, नहीं मिलता, आगे मैं बताता हूं आपको। तो यहां से जो कोयला मिलता है ना, उतना हाई ग्रेड का कोयला नहीं है, क्योंकि जमीन के नीचे उतना नीचे नहीं गया था वो कोयला, तो कंप्रेशन कम हुआ है, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा सा कम है। तो हम लोग बॉयलर्स के लिए कोयला इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जहां का कोयला जो है हाई ग्रेड का कोयला है, जो जमीन के ज्यादा नीचे से निकाला गया है। तो किसी को मन किया कि यार ये इतना बड़ा बड़ा जो कोयले का साइज आया है, मान लीजिए इतना बड़ा सा वो कोयले का साइज है, ठीक है, इसको मैं अगर नापूं तो ये लगभग हमको लग रहा है कि 50 mm का साइज लग रहा है। ठीक है, 50 mm, ठीक है, इतना साइज, मतलब देख के यही लग रहा है ना, थिकनेस 50 mm के आसपास, क्योंकि 54 mm का मेन स्टीम का पाइप का थिकनेस इतना ही होता है, तो 50 mm इतना साइज का होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस कोयले को इतना बड़ा का बड़ा बॉयलर में फेंक दूं, लेकर के यहां पे डाल दूं, तो इसको तो जलाने में ही सारा समय चला जाएगा, राख बाहर ज्यादा निकलेगा, बड़ा बड़ा पार्ट्स जो कोयले का है वही बाहर निकल जाएगा राख के माध्यम से, तो ये तो मजा नहीं आया। तो अगर इस कोयले को हम लोग पीसे मिल के अंदर, और पीसने के बाद इतना पीस दें कि वो पाउडर बन जाए पूरा, तब कैसा होगा। तो लोगों ने कोयले को पीसा, और पीसने के बाद जब बॉयलर में दिया, तब तो इतना जल्दी आग पकड़ना शुरू हुआ और धधकता था वो कोयला, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई हो गया। तो ये पीसने वाले कोयले को पल्वराइजेशन का प्रोसेस कहा गया। पीसा हुआ जो कोयला होता है, इसको पल्वराइज्ड कोल कहते हैं, पल्वराइज्ड है, समझ में आ गया। तो अब पल्वराइज्ड कोल को यूज करेंगे तो एफिशिएंसी थोड़ा सा और बढ़ गया, है ना। सारा खेल है एफिशिएंसी बढ़ाने का, मॉडिफिकेशन करने का, कि हम कैसे कैसे उसके अंदर कुछ कुछ चीजें चेंज करें, जिसके वजह से वो ज्यादा एफिशिएंट मशीन बन सके। जो कल मैंने अपने क्लास के शुरुआत में ही ये चीज बोला था कि इंसानियत का जो शुरुआत हुआ है बॉयलर्स की दुनिया में, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतने ही काम से होता है कि कैसे हम इस मशीन को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं और बेचें मार्केट में। प्रॉफिट उसके लिए मेन हमारा टारगेट होता है। इंजीनियर्स के लिए क्या इंसेंटिव है? प्रॉफिट। आपको सैलरी नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे। अगर कोई आपको, मान लीजिए जैसे लेबर्स को ओवर टाइम मिलता है, इंजीनियर्स को नहीं मिलता ओवर टाइम, मिलना शुरू हो जाएगा तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे उसके पीछे। यही चीजें कि प्रॉफिट से ड्रिवन तो थे सारे इंजीनियर्स उस समय, सारे साइंटिस्ट, लेकिन उनको जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से आज हम लोग 2025 में अच्छा खासा चीज एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा बॉयलर आज के समय जला दिया जाए तो इतना प्रदूषण होगा एक ही बॉयलर से कि रह नहीं पाएगा कोई उधर। क्लियर? तो आज हम लोग प्रदूषण भी कम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये भी प्रदूषण ज्यादा ही है माना जाए तो एनवायरमेंट कंसर्न। चलिए उस पर, ये मुद्दा दूसरा है, एनवायरमेंट का जो कंजर्वेशन है वो हमारा मुद्दा अभी के लिए नहीं है। तो हमने अब तक जो समराइज किया कि डाउन कमर्स बन चुका है, बॉयलर ड्रम बन चुका है,
मेन स्टीम का लाइन बन चुका है, एमएस लाइन, मेन स्टीम का स्टॉप वाल्व बन चुका है, सेफ्टी वाल्व डेवलप हो चुका है, यहां पर गेजेस डेवलप हो चुके हैं, वाटर वाल्व बन चुका है, वाटर ट्यूब्स, फर्नेस बन चुका है, हर चीज बन चुका है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए इन सारे बॉयलर्स में, मतलब पहले मैं यहां पे था, हाँ, अब आ गया 20th सेंचुरी, मतलब 1901, 2, 3, 4 ऐसे वाले पीरियड में इनके अंदर बहुत सारी चीजें स्पेशलाइज किया गया, चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया? क्योंकि सबने सीख लिया है अब कि कैसे एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मटेरियल्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाने लगा, मजबूत मटेरियल्स बनाया जाने लगा, बाहर से कार्बन स्टील दिया जाने लगा, है ना, हाई कार्बन, कार्बन जितना ज्यादा देंगे स्टील मजबूत हो जाएगा। अब यहां पर 20th सेंचुरी में लार्ज स्केल मरीन स्कॉच बॉयलर्स, लोकोमोटिव बॉयलर्स विथ फायर बॉक्सेस एंड सुपर हीटर्स, इनका विकास शुरू होता है, जिनमें माने बॉयलर के फेलुअर का संख्या बड़ा कम हो गया, माने सेफ्टी भी ज्यादा है, मजबूती भी ज्यादा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है। साथ में वाटर ट्यूब डिजाइन, ये जो नेवी मतलब मर्चेंट नेवी हो गया, या फिर मान लीजिए जो आपको नेविगेशन करना है शिप के लिए, तो शिपिंग में भी इस तरह का बॉयलर्स यूज होना शुरू हो गया, ठीक है, जिसको स्कॉच बॉयलर कहते हैं। और इस स्कॉच बॉयलर के अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए गए, यारो स्टर्लिंग डिजाइन, ये मैं बताता हूं आगे आपको कि क्या क्या चेंजेस किया गया। पहले स्कॉच बॉयलर देखते हैं कैसा है। वो फायर ट्यूब बॉयलर्स ही है, लेकिन उसको चेंज थोड़ा सा किया गया है। जैसे देखिए ये जो दिख रहा है, यही यहां पे स्कॉच बॉयलर है, जो कि अक्सर मरीन में शिप के ऊपर यूज करते हैं बॉयलर, जिस समय कोयला ज्यादा, अब तो खैर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट करके डीजल से चलाते हैं शिप को, डीजल इलेक्ट्रिक शिप होता है ना, डीजल जलाते हैं और उसमें प्रॉपर इंटरनल कंबसन इंजन होता है। ये सारे एक्सटर्नल कंबसन इंजन है, ठीक है, ये भी हम लोग, मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे ये तो अब लोकोमोटिव्स का जिक्र आ गया, तो यहां पर शिप में, शिप एंड लोकोमोटिव्स, ये शुरुआत में एक्सटर्नल कंबसन इंजन पे काम करते थे। एक्सटर्नल कंबसन इंजन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो कंबसन होता है दैट इज आउटसाइड द इंजन, आउटसाइड द इंजन। और अब जो शिप यूज कर रहे हैं हम लोग, अब जो हाल फिलहाल मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शिप यूज कर रहे हैं, वो बन चुके हैं सारे के सारे इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन, जहां पर कंबसन जो होता है वो प्रक्रिया इंजन के अंदर की जाती है। और अब तो खैर नया कंसेप्ट और भी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं हम लोग, तो अब तो न्यूक्लियर पावर्ड भी हम लोग करने लगे हैं यूज। वैसे शिप के अंदर में ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड नहीं, जैसे आप देखेंगे ना जो बैटल शिप होते हैं, बैटल शिप में भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जैसे विक्रांत है, तो विक्रांत भी डीजल इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। और उस तरह का और भी जो हम लोग यूज करते हैं, कई तरह के न्यूक्लियर पावर्ड वो सब रहते हैं। न्यूक्लियर पावर में मतलब कि थोड़ा सा फ्यूल लगेगा और कई सालों तक आप उसका निरंतर उपयोग कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी होता है, न्यूक्लियर पावर्ड शिप भी होता है, लेकिन शुरू में 1900 में ये सब इंजन यूज होते थे, एक्सटर्नल कंबसन वाले स्कॉच बॉयलर्स। अब ये बॉयलर जाके क्या करता है उसमें देखिए। अब ये जो बॉयलर है इसका रूप कुछ ऐसा है, ये स्कॉच बॉयलर है, इसमें भी फायर ट्यूब ही बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे नेचर का है। जैसे देखिए ये सब जो हिस्से हैं, इनके अंदर ट्यूब्स डालना है। मैं एक डायग्राम दूसरा दिखाता हूं, आप देखते हैं कि उसमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये जो आपका स्कॉच बॉयलर, यहां नाम लिख दे रहे हैं स्कॉच, ये है स्कॉच बॉयलर। अब देखते हैं कि क्या मैंने थोड़ा देर पहले जो बात बोला था वो स्कॉच बॉयलर में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने जब ये डायग्राम आपको लंकाशायर बॉयलर का दिखाया था थोड़ा देर पहले ही, इस समय ये देखिए लंकाशायर बॉयलर, इस समय मैंने क्या डिस्कशन किया था कि लंकाशायर बॉयलर जो है वो इसके पहले का जो बॉयलर था कॉर्निश बॉयलर, उसके ऊपर एक एडवांसमेंट था। क्यों? क्योंकि यहां पर दो बनाए गए थे। कॉर्निश बॉयलर में ये वाला एक ही था जो फायर ट्यूब होता है, तो आपने एक में आग लगाया, अब उससे क्या होता था कि जैसे एक में आपने फायर जलाया, ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इन सब बॉयलर्स का, यहां पर आपको आग जलाना है, उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है ये ऐसे करके, ठीक है। अंदर का एरिया है तो डॉटेड लाइन से बनाना चाहिए था। अंदर वाला डायग्राम जो होगा ना डॉटेड लाइन से आप बनाइएगा, ये डॉटेड लाइन से अंदर का हिस्सा, इंजीनियरिंग ड्राइंग यही कहता है, ठीक। अब ये डॉटेड हो गया। अब क्या है कि इसके आसपास पानी भरा हुआ है, यहां पे मैं पानी बनाता हूं दूसरे कलर्स के पेन से, ये जो हिस्सा है पानी भरा हुआ है, पानी दिख रहा है ये,
अब पानी के कांटेक्ट में कौन सा हिस्सा आ रहा है, माने जब आप इसमें फायर जलाएंगे, येलो से फायर बना सकते हैं, मैं इसमें फायर जला रहा हूं तो ये पूरे ट्यूब में उसका गर्मी जा रहा है, बीच में ब्रिक वर्क भी, यहां तक आग जल रहा है, ऐसे करके फायर ऐसे करके जा रहा है। तो जब ये गर्म हो रहा है तो जो कांटेक्ट में हिस्सा आएगा गर्म वाला वो ये है, ये हिस्सा जो है ना, ये ऐसे करके सिर्फ इतना हिस्सा जो है पानी के कांटेक्ट में आया ऊपर और नीचे साइड में, इतना हिस्सा जो गर्म हो रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं क्या चाहता हूं कि इससे ज्यादा हिस्सा पानी के कांटेक्ट में आए, तो मैंने ये एक के जगह पे दो बना दिया है, मतलब अब मैंने इसको हटा करके दो बना दिया, एक इधर और एक इधर। अब क्या है, वही वाला डिजाइन है लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गए, ये ऐसा हो गया। अब दो में आग जल रहा है तो पानी का ये जो है ना डबल हो गया ना, ये पीछे भी मैंने क्लास में बताया था आपको, डबल। अगर मैं इसको भी हटा के और चाहता हूं कि और ज्यादा कांटेक्ट बनाऊं पानी के साथ, तो मैं क्या करूंगा कि अब इनको हटाओ, इनको ऐसे रहने दो, मैं यहां ट्यूब्स डाल देता हूं पतला पतला। अब मैं गरम ट्यूब को दिखाने के लिए येलो कलर का यूज करने वाला हूं, इन दोनों में आग जल रहा है तो मैं गरम ट्यूब दिखा रहा हूं आपको येलो से, कि मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर ट्यूब्स डाल देता हूं, ढेर सारा मैंने ट्यूब्स डाल दिया अंदर अंदर, ये सारे ट्यूब्स ऐसे करके मैंने लगा दिए यहां पर, इन सब के अंदर ट्यूब्स। अब इससे क्या हुआ कि जो हीट मैं यहां दे रहा हूं उसको मैं ये ट्यूब से निकाल रहा हूं हीट को, तो अब पानी के कांटेक्ट में आने के लिए इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो गया कि मेरे बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ गया। और यही डेवलपमेंट किया गया, इन सब जगहों पे ट्यूब्स डाल दिए गए, सब जगह पे। अब यहां तो गर्म हो ही रहा था, साथ ही साथ हर जगह पानी के कांटेक्ट में गर्म करने के लिए ट्यूब्स आ गए हैं, हर जगह पे, हर जगह इसमें। तो अब पानी ज्यादा हीट ले पा रहा है और ज्यादा वो बॉयलर एफिशिएंट बन रहा है। तो चलिए स्कॉच बॉयलर को अब देखते हैं, जो इसका डेवलपमेंट है, इसके आगे का डेवलपमेंट है। तो अब ये जो स्कॉच बॉयलर है कुछ ऐसा दिखता है ना। यहां पर आपने क्या किया, आग जलाया, आग जला करके इसके सारे हीट को इन सब पाइपों से बाहर निकाला आपने, ऐसे करके वो सारे पाइप से आग निकल के फिर बाहर चला जाएगा, मतलब यहां से कलेक्ट होके एग्जॉस्ट में निकल जाएगा आग। और जो भी पानी आसपास आपने भरा, अब क्या है कि इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो गया यहां पे पानी को लगने के लिए कि पानी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। तो जैसे बहुत तेजी से गर्म होगा, आप पानी बार बार डालते जाइए, फीड वाटर इसके अंदर, मतलब फीड वाटर पंप से डालिए, चाहे जैसे भी डालना है, फीड वाटर पंप से पानी डालते रहिए, वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी स्टीम जनरेट करेगा, जल्दी वो बाहर निकलेगा, तो एफिशिएंसी हो गया। क्योंकि यहां सारा खेल क्या है, जेम्स वाट को याद कीजिए कि पानी आप कितना जल्दी स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका पानी देर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, हीट को अगर आपने बॉयलर ठंडा कर लिया, दोबारा गर्म करना चाह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर गर्म में ही आपको पानी को दोबारा गर्म कर लेना है, तो ये जितना जल्दी आप करेंगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो अब यहां पर ये एक तरह का फायर ट्यूब बॉयलर भी है, जिसके अंदर में पानी को हम लोग ऐसे गर्म कर रहे हैं और फाइनली बाहर निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है। और स्टीम यहां बीच में से कहीं से बाहर आएगा, उसको आप चलाइए, वो यहां से बाहर निकालिए, स्टीम से टरबाइन चलाइए, टरबाइन से उसका कनेक्ट कर दीजिए प्रोपेलर में, टरबाइन घूमेगा, प्रोपेलर घूमेगा और शिप जो है आगे की तरफ नेविगेट करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो शिप में लगाइए या फिर रेलवे में लगाइए, यही चीज रेलवे में लग जाएगा। तो रेलवे में लगने से क्या होगा, लोकोमोटिव में ये बड़ा सा एक इंजन दिखेगा सर्कुलर टाइप से आगे में, जिसके ऊपर स्टार वगैरह बना देते थे वो लोग। और फिर ये जो यहां से स्टीम, प्रेशराइज स्टीम हमने मेन स्टीम बाहर निकाला है, इसको वही सिलेंडर और पिस्टन के अरेंजमेंट में डाल दीजिए, उनका लीनियर मोशन ट्रांसफर कीजिए सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू। तो क्रैंक शाफ्ट से जब वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, फिर उसका लोकोमोटिव आपका आगे चलेगा। फिर ट्रैक बिछाइए और अपना घूमिए रेलवे में। तो ये चीजें किया गया यहां पर, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का जब ये बॉयलर इन लोगों ने बनाया, ये उसी मैंने स्कॉच बॉयलर का ही ये रूप दिख रहा है, जहां से फर्नेस में आग जला, आग यहां से अंदर गया और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अच्छे तरीके से लग गया। अब यहां आपको दिखेगा कि बॉयलर का माउंटिंग्स भी इन्होंने बढ़िया बढ़िया बना लिया है, जिसके अंदर सेफ्टी वाल्व थोड़ा सा एडवांस नेचर का बन गया है, एयर के लिए कॉक बनाया, विसल वाल्व बनाया है कि जो विसलिंग करता है वाल्व, क्योंकि लोकोमोटिव में लगाने के लिए यहीं से आप सीटी का उपयोग भी कर सकते, विसलिंग वाल्व, विसल वाल्व, मेन स्टॉप वाल्व, ऑक्सिलियरी स्टॉप वाल्व,
मैनहोल सफाई करने के लिए स्टे रॉड, गेज ग्लास। गेज ग्लास अभी भी बॉयलर में लगता है, इसका फोटो मैं दिखाऊंगा आपको वहां पर कि इसमें गेज में देखते हैं कि लेवल क्या है। बेसिकली गेज ग्लास लगता है, उसी में देख करके ना लेवल बताया जाएगा। तो गेज ग्लास भी लगाते हैं हम लोग। सूट ब्लोअर भी लगता है बॉयलर्स के अंदर अभी भी। आप देखिएगा सूट ब्लोअर जो होता है थोड़ा सा हैमरिंग करके उसको हिलाने का कोशिश भी करता है। आएंगे सूट ब्लोअर पे भी। और सारी चीजें आज के डेट में ऐसा हो गई है। रिवेट्स है, बेली प्लग है, ये मैं माउंटिंग्स तो सेपरेटली डिस्कस करूंगा। जितना माउंटिंग्स पॉसिबल होता है बॉयलर में, दुनिया के जिस भी बॉयलर में जितना माउंटिंग्स लगा होगा वो सारा मैं यहां डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, उसका चिंता नहीं करना है, जितना पॉसिबल। तो ये सारे माउंटिंग्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो बॉयलर माउंटिंग्स एक टॉपिक ही दे दिया है आपको आगे चल के देखने के लिए। कई तरह का कोड्स बन गया, एएसएमई का कोड्स बनने लगा ताकि बॉयलर में और ज्यादा सेफ्टी, कि जो भी मटेरियल आप यूज कीजिए इस वाले कोड के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। कि मतलब डिजाइन प्रेशर है आपका मान लीजिए इतना केजी, तो मटेरियल जो होगा उसका थिकनेस होगा इतना, और वो सारी चीजें मैंने उसका डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो बॉयलर जो बनता था उसमें चेक करते थे, ये इंश्योर करते थे कि एएसएमई के अकॉर्डिंग बना हुआ है या नहीं। और जब ये सब बनने लगा तो ऐसा एडवर्टीजमेंट निकालते थे उस समय कि देखिए ये सब एडवर्टीजमेंट थोड़ा जूम करके देख सकते हैं कि जैसे ये कंपनी है जैसे विलामेट, तो इसने बॉयलर बनाया है ऐसा करके, उसको फोटो दिया है एडवर्टीजमेंट के रूप में कि हमारे यहां से आप बॉयलर खरीद सकते हैं अपने शिप के लिए। ठीक है ना, देखिए वो सारे के सारे स्कॉच बॉयलर्स हैं। अब देखिए वहां पे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसी ने क्या किया, देखिए मैंने क्या बोला, 1 से 2 हुआ, किसी ने 2 से 3 कर लिया। तो 3 करने के बाद और ज्यादा ट्यूब्स आ गए। माने ट्यूब्स का क्या ना एक सीमा है, क्योंकि उसके अंदर आपको गैस भेजना है, ट्यूब को गर्म रखना है, गर्म गैस जाएगी। बहुत ज्यादा पतला कर लीजिएगा ना तो ट्यूब फट जाएगा अंदर में, यही सब ट्यूब फटता है। तो अगर इसको बहुत ज्यादा पतला कर दिया गया तो ये ट्यूब फटने का चांस बढ़ गया। तो मटेरियल अब आपको लेना पड़ेगा P91। ठीक है, 9% क्रोमियम डालना पड़ेगा, 1% ऐसे मोलिडेनम, मैंने कुछ भी आपको मेटलर्जी का आप सहयोग लेना पड़ जाएगा और फिर फाइनली बनाना पड़ेगा। तो 2 से 3 जब हुआ तो एफिशिएंसी और बढ़ गया। 3 से 4, 4 से 5 भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है ना। तो धीरे धीरे इन सब चीजों में डेवलपमेंट शुरू हो गया। स्कॉच बॉयलर बन गए, वो सब बन गए, मरीन में बॉयलर आ गया। ये शिपिंग के लिए ही बॉयलर यूज होता है। ये शिप पे देखिए एक फोटो लगा है साइड में, यहां भी शिप का फोटो है, छोटे छोटे बोट्स बने हुए हैं। चलिए अब आते हैं कि और क्या क्या चीजें की गई। ये तो बॉयलर के लेवल पे चेंजेस किया गया कि बॉयलर के अंदर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में फ्यूल के लेवल पे भी चेंजेस किया गया। अगर अभी आप मेरे ख्याल से अगर आपने कोल फायरिंग वगैरह होता हुआ देखा है बॉयलर में, जैसे बॉयलर लाइट अप होता है तो लाइट अप तो डीजल से कर लेते हैं हम लोग, एलडीओ एचएफओ से। तो और धुआं वगैरह निकाल लेते हैं ताकि कोल ब्लॉक्स का आवंटन हो सके, उनको कोल ब्लॉक्स वगैरह मिल सके टाइम पे प्लांट को। तो बॉयलर इंस्पेक्टर को दिखाना पड़ता है कि हाँ देखिए यहाँ पर हमने ये लाइट अप कर लिया है, हाइड्रो कर लिया, हाइड्रो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, बॉयलर लाइट अप हो गया, डीजल से मैंने उसका फर्नेस वगैरह सब कुछ रेडी है, प्रेशर पार्ट वगैरह। फाइनली कमिश्निंग शुरू हो जाता है, फिर कोल फायरिंग होता है, स्टीम ब्लोइंग वगैरह हम लोग कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, कोल फायरिंग होता है। तो कोल फायरिंग जो है अहम हिस्सा है ताकि कोल पाइप्स जो जा रहे हैं उसका सेरामिक बेंड्स वगैरह टेस्ट हो पाएगी, फटता तो नहीं है। कहीं कोल पाइप फटता है क्योंकि बरौनी में फट चुका है कोल पाइप, कहीं कहीं फट जाता है कोल पाइप क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। तो कोयला जो हम लोग यूज करते हैं, आप देखिएगा कोल मिल होता है, उसके लिए मिल राइट फिटर आता है उसका अलाइनमेंट करने के लिए। कोल मिल्स का अलाइनमेंट करना भी बड़ा मुश्किल काम है ना। 3 साइड से ग्राइंडिंग करते हैं उसको, कोयले को गर्म करके। तो कोल्स को ग्राइंडिंग करके हम लोग जो कोयला फेंकते हैं बॉयलर के अंदर में कोल पाइप के थ्रू, उसको कहा जाता है पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल का क्या क्या कैटेगरी होता है, जैसे पल्वराइज्ड कोल में कितने साइज के ग्रेन साइज को हम लोग पल्वराइज्ड कोल कह देते हैं। जैसे 500 से 1000 माइक्रोमीटर का साइज होगा तो उसको हम लोग पल्वराइज कहते हैं। ये माइक्रोमीटर में लिखा हुआ है, मतलब 1 माइक्रोमीटर है ना, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, तो इतने छोटे साइज का उसका ग्रेन बनाना है और हम लोग वो सेट कर सकते हैं लिमिट वहां पे कि कितना हमको पल्वराइज्ड कोल बनाना है, कितना छोटा ग्रेन बनाना है उसका। तो 500 से 1000 माइक्रोमीटर का वो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, मैं जूम कर देता हूं, आप देख सकते हैं उसको कि उसका जो ग्रेन साइज है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आप कोयले को मिल के बाहर खड़ा रहेंगे ना तो वहां से कभी कभी कोयला बाहर भी निकाला जा सकता है। जैसे कोयले में जो गेट होता है न्यूमेटिक होता है, तो मैंने तो ये कोयला देखा हुआ है पीसते हुए, क्योंकि
जब ये कोल फायरिंग वगैरह हम लोग कमिश्निंग कर रहे होते हैं उस समय चाहे ना तो एक काले रंग का पाइप होता है उसका न्यूमेटिक, उससे आप उसको इंसर्ट करके ना माने वाल्व को ओपन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो जब वो वाल्व ओपन हो जाएगा तो उसमें से कोयला नीचे गिरता भी है कभी कभी। तो कोयला जब नीचे गिरेगा तो आप उसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं, माने वो एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि माने वो पाइप निकल गया है तो न्यूमेटिक कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल रूम में दिखेगा कि माने कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कीबोर्ड से आप कमांड देते रहिए तो वाल्व ओपन क्लोज नहीं होगा। वहां जा करके फिर उसको डाल दीजिएगा अंदर तो चलने लगता है वो चीज, वो मैंने देखा है। तो काला काला जो कोयला आता है ना वो उसको हाथ से छूने से लगता है ना कि फेस में लगाने वाला पाउडर है, इतना उसको पीस देता है। तो ग्रेन साइज ये ज्यादा है, इससे भी कम ग्रेन साइज का मिलता है। अगर आपका काम इतने से ही चल सकता है तो इतना ही रखिए, क्योंकि जितना ग्रेन साइज आप छोटा करेंगे तो मैकेनिकल वर्क फिर ज्यादा करना पड़ेगा आपको कोयले में, मिल बनाना पड़ेगा फिर सोफिस्टिकेटेड, और मिल में जो ग्राइंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होगा ज्यादा यूज होगा। तो अगर आपका बॉयलर और उसका फर्नेस इस लेवल तक का कोयला जला सकता है तो इतना ही पीसिए फिर उसको। अगर वो और रिफाइंड कोयला उसके अंदर चाहिए, ये सब क्यों होता है? क्योंकि फाइनली जब ये कोयला जलेगा, कोयला जलने के बाद ऐश निकलेगा, राख। तो जो बॉटम ऐश हॉपर होता है बॉयलर के फर्नेस के जस्ट नीचे, वहां पर आप कितना राख चाहते हैं कि निकले। अगर आपने बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन्स लिया है तो ऐश का कंटेंट बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इंडियन कोयले में ऐश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने ऐश का कंटेंट ज्यादा ले लिया है तो उसको फिर पर्यावरण में फेंकना पड़ेगा, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट क्या है? लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन। और ये जो फ्लाई ऐश है आपका डिस्पोज होने वाला है एनवायरमेंट में। तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, एयर का भी पॉल्यूशन होगा, सॉइल का भी पॉल्यूशन होगा, वाटर का भी पॉल्यूशन होगा, तीनों। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो तो ज्यादा पीसीए कोयले को, और ज्यादा कम कंटेंट में फिर ऐश निकलेगा कोयला से। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कोयले का अलग अलग ग्रेड में पीसते हैं हम लोग, 250 से 500। फिर इसका आयरन बॉल टेस्ट भी करते हैं कभी कभी कि कितना वो नीचे जा रहा है। 125 से 250 जो सबसे छोटा ग्रेड का है, मैंने सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है, लेस देन 38 माइक्रोमीटर, जो कि एकदम माइक्रोस्कोपिक पाउडर बन जाता है, ठीक है। वो एकदम मुंह में लगाने वाला पाउडर जैसा हो जाएगा, खाली काला रंग का रहता है। चलिए, तो ये हो गया 38 माइक्रोमीटर। यार्ड में जो कोयला होता है वो पीसा हुआ नहीं रहता है, यार्ड में तो नॉर्मल कोयला रखा रहता है, उसको मिल में फिर पीसते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीएचपी कोल हैंडलिंग प्लांट, उसके बाद जब ये पिस जाएगा तो ऐश हैंडलिंग प्लांट, ये दोनों फिर कई जगहों पे तो नहीं बनता है, सीएचपी नहीं होता, जरूरी नहीं कि सीएचपी बनता है। जैसे अभी कानपुर में एक साइट चल रहा है, वहां का मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा जहां पर डायरेक्ट क्रशर से कोयला डाल रहे हैं बॉयलर में, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर का ही वो साइट है, इसलिए मैं वहां का आपको फोटोज भी दिखा सकता हूँ, वीडियोज भी दिखा सकता हूँ। तो उनका ही अपना क्रशर है जो उन्होंने दिया हुआ है वहां पे कानपुर में। किसका तो प्लांट था, भूल गया मैं, सरकारी प्लांट है उसी में। तो सीएचपी वगैरह नहीं बना हुआ है कोल हैंडलिंग प्लांट, वहां पे डायरेक्ट क्रशर से कोयला उसमें जा रहा है, उसमें जो आप देखते हैं पिसने के लिए मिल में। तो ये हमने देखा कि पल्वराइज्ड फ्यूल बना करके चेंजेस किए गए। और अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके कि मॉडर्न एरा में 1950s, क्योंकि यहां पे वर्ल्ड वॉर हो गया 1939, मतलब 1939 से लेकर के 1950 के बीच में वर्ल्ड वॉर चला। 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। 1 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर, और लगभग ये 14 अगस्त के आसपास खत्म हुआ था। 14-15 अगस्त को जापान के सरेंडर के साथ बंद हुआ था वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1 सितंबर को जब स्टार्ट हुआ था, तो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, फिर जर्मनी ने बेल्जियम वगैरह पे हमला किया, और फाइनली वर्ल्ड वॉर का उसको घोषणा कर दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा कर दिया। फिर सब अमेरिका भी 2 साल के बाद युद्ध में कूद गया, क्योंकि उसके पे जापान ने हमला कर दिया। तो अमेरिका ने फिर जब बम गिरा दिया जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त को, तो उसके बाद फिर वो 6 अगस्त 9 अगस्त दोनों दिन बम गिराया उसने, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। ये जो युद्ध चला 6 साल, इस युद्ध के अंदर गजब का अचानक से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि युद्ध में क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी एक तुरंत ही एक लीप लेती है। जो टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का जो स्पीड होता है, वॉर के टाइम पे वो स्पीड 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस समय आप देखेंगे कि 1940s में
समुद्र के अंदर में उसका पूरा ओशन बॉटम जो होता है ना, उसके फ्लोर का मैपिंग कर लिया गया था इस समय, क्योंकि सबमरीन्स चलाने थे उनको। शिप जो था उसको रफ्तार देना था। जो बैटल शिप है, सारा का सारा खेल इस समय समुद्र में हो रहा है, क्योंकि नेवी सबसे अहम हिस्सा है। नेवी नहीं होता तो अमेरिका कभी जीत ही नहीं पाता। तो नेवी जो है उसमें शिप का रफ्तार बढ़ाना है, टेंशन हो गया, और इंजन जो है वो बॉयलर लगा हुआ है। तो यहां पर नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा था जल्द से जल्द, और इसीलिए दे रहा है कि 1950s के बाद, मतलब जब ये टेक्नोलॉजी का एक लीप हो गया, इसके बाद बॉयलर्स में भी काफी सारे सुधार किए गए, चेंजेस किए गए। जब बॉयलर्स में सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स आ गए, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर, 800 मेगावाट तक का बॉयलर आपको देखेगा, 1350 मेगावाट तक का भी बॉयलर बना रहे हैं लोग। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह के बॉयलर हो गए जिनके अंदर ड्रम लगता ही नहीं था, सीधे स्टीम बाहर, वंस थ्रू। तो उस तरह के, मैंने इसके अंदर बॉयलर ड्रम नहीं होता है सुपर क्रिटिकल में और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में। तो जैसे मान लीजिए कि कंपनीज का नाम बोला जाए तो जैसे बेंसन सुल्जर, इन सब का कंपनीज का बॉयलर आने लगा। साथ में कई तरह का CFBC बॉयलर आ गया, HF ये सब बॉयलर आ गया। मतलब जो आप देखते हैं कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन चेंबर, ये बताऊंगा मैं आगे, अभी तो सिर्फ हम लोग कहानी देख रहे हैं। CFBC आ गया ताकि थोड़ा सा NOx का एमिशन, SOx का। ये NOx क्या होता है कि जब आप हवा के प्रेजेंस में कुछ कंबसन करते हैं, हवा के प्रेजेंस में, क्योंकि कंबसन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन एयर में हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर के थोड़ी डालते हैं इसके अंदर। तो जब आप हवा सप्लाई करेंगे APH के, तो एयर प्रीहीटर, उसको प्रीहीट करके आप जब हवा डालते हैं तो नाइट्रोजन भी साथ में जलता है। ऑक्सीजन तो है उसमें 28%, लेकिन 70% नाइट्रोजन है उसके अंदर, 79% के आसपास नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ऐसे मान के चलिए। तो ये जो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का कंटेंट है, ये भी कंबसन में जलता है और ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO बनाता है। X इसलिए लिखते हैं कि वो किस रेशियो में मिक्स हो जाएगा जाकर के वो पता नहीं होता, तो NOx लिख देते हैं उसको, कि इसके X के जगह पे कोई भी वैल्यू 1 2 3 डाल सकते हैं आप। सल्फर के साथ भी वैसा ही है, क्योंकि अब जो कोयला है, कोयले के अंदर होता है सल्फर। सल्फर को भी आप जलाइएगा तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर तो सल्फर SOx होता है। माने X की जगह कोई वैल्यू डालिए 1 2 3, या तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। तो ज्यादातर 90% केसेस में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है SO2, उससे प्रदूषण होता है। तो इन सब से बचाने के लिए CFBC बॉयलर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अब बॉयलर इस रूप तक पहुंच चुका है। साथ में हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर HRSG, इन कंबाइंड साइकिल्स यूज करते हैं, इस तरह के बॉयलर्स बनते हैं। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अब है कंसेप्ट में, लेकिन वो कंसेप्ट बॉयलर्स है, अभी बनाए नहीं गए, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। डिजिटल कंट्रोल इग्निशन विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस AI। अगर आप ऑपरेशन मेंटेनेंस में हैं तो ये तो नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला आप यूज कर रहे हैं, डिजिटल कंट्रोल। अगर आप ऑपरेशन मेंटेनेंस में हैं, कंट्रोल रूम में बैठते हैं, कंट्रोल रूम से कमांड वगैरह देते हैं, तो आपके लिए ये सब चीजें डेली का चीज है। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन के टीम के लिए और मेंटेनेंस वाले टीम के लिए भी ये सब चीजें उतना वो कंट्रोल करने नहीं मिलेगा, जो कंट्रोल रूम वगैरह को। तो अगर आपको उसका वो चीजें मिल चुकी हैं तो आप वहां पे डिजिटल कंट्रोल देख सकते हैं कि उसके अंदर जो डेटा के लिए जस्ट आप देखेंगे ना, जहां पे वो टरबाइन का कंट्रोल रूम बना होता है, उसका रूम का दरवाजा खुलता ही है डेटा वाले में, सर्वर्स में, क्योंकि वो एक तरह का सुपर कंप्यूटर बिल्ड किया है उन्होंने। तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर पे कई तरह का रैक लाइन होता है, उधर बाहर में रैक्स बने होते हैं, और वहीं पे डेटा स्टोरेज का उसका जगह बना हुआ है प्रोसेसिंग के लिए। तो आप देखिए कंट्रोल रूम के जस्ट बगल बगल में वो सारे डेटा पॉइंट्स, डेटा के लिए वो सब कुछ बने हो वहां पर। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, क्या है नहीं है, लेकिन उस लेवल पे एडवांसमेंट हो चुका है जब हम लोग डिजिटल कंट्रोल का इंटीग्रेशन कर चुके हैं उसके अंदर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये सारी चीजें 1 by 1 जहां जरूरत पड़ेगा वैसा भी ये सब दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी 4 लाइन उसके अंदर, चाहे PNID डायग्राम के थ्रू, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ है तो बात करने में क्या चला जाता है, उसको 2-4 लाइन उसके ऊपर भी डिस्कस हो जाएगा फ्यूचर में। अभी ओवरव्यू पहले खत्म कर लेते हैं। अब ये जो है किस तरफ जा रहे हैं, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है किस तरफ ये टेक्नोलॉजी किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और क्या रिसर्च फ्रंटियर, माने कौन कौन से वैसे क्षेत्र हैं जहां पर रिसर्च का संभावना या रिसर्च किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री किस तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो हम लोग बेसिकली मूव कर रहे हैं, इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम सब क्रिटिकल टू अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। मतलब जो भी एफिशिएंसी हम चाहते हैं, अब चाहते हैं कि 45% से ज्यादा एफिशिएंसी बनाए, क्योंकि जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले कहा आपको कि वो जगह भी उतना ही घेरेगा, कोल का कंजम्पशन भी उतना ही करेगा, लेकिन क्या है कि लॉन्ग रन में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करेगा। और अब हम लोग जो है ना वो पॉल्यूशन को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। इंजीनियर्स उतना सोचते नहीं, इंजीनियर्स को तो काम है बनाने से, लेकिन जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको लेकर के अब दुनिया बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। क्योटो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है, इन सब में लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज किए जा रहे हैं। इंडिया ने तो कोई इंडिया के ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग अभी तक नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपिंग कंट्री और कोयला इसको जलाना अभी जरूरी है। इंडिया चाइना दोनों कोयला जला रहे हैं, दुनिया में ये सब बहुत ज्यादा कोयला जलाने वाले देश हैं। इनफैक्ट भारत का लगभग 72% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कोयले से ही होता है, लेकिन ये सब कम करना है नियर फ्यूचर में। तो क्यों हम लोग सब क्रिटिकल बॉयलर्स बनाएंगे जबकि कॉस्ट लगभग उतना ही आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा कॉस्ट। थोड़ा सा ऊपर नीचे का मतलब मान लीजिए 100 करोड़ का कॉस्ट ऊपर नीचे हो गया, तो ये तो उस स्केल पे थोड़ा ही हुआ ना, मार्जिनल। तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अगर लाख करोड़ का फायदा है तो क्यों नहीं किया जाए। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री ये है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा ये। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री की सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की तरफ जा रहे हैं, ताकि 45% से ज्यादा एफिशिएंसी किया जा सके। साथ में हीट रेट एंड ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, इन सब को हम लोगों को घटाना है कि जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं जहां पे पावर कंज्यूम हो रहा है उसको भी कम करना है। जो होता है ना कि एक बॉयलर के साथ हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बॉयलर स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी बॉयलर बना लेते हैं छोटा 5-6 मेगावाट का, जिससे बॉयलर ये अपना लाइट अप कर सके। तो वो सब जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं उधर पावर बहुत ज्यादा है, उसको भी बचाओ। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मटेरियल साइंस के दुनिया में भी कुछ ना कुछ रिसर्च चलता ही रहता है। ये तो खैर अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह का हाई क्रोमियम, हाई निकल वेस्ट जो सुपर अलॉय माने होते हैं, उनका यूज किया जा रहा है अभी इस तरह के अलॉय को। आप हाई कार्बन स्टील CS वगैरह का मटेरियल तो ऐसे देखिए, वो कोल्ड रीहीट वाले सिस्टम यूज करते हैं CRH में। HRH में भी कहीं पे आपको 250 मेगावाट का यूनिट हो गया, 500 मेगावाट का यूनिट हो गया, वहां तो वो भी चल रहा है अभी भी, छोटा यूनिट्स भी। उसके अंदर हम लोग P91 नहीं देते हैं, P90, लेकिन मेन स्टीम लाइन में तो P91 जा रहा है सब जगह पे। और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल रहा तो आपका HRH CRH तक में भी P91 P92 मटेरियल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि मटेरियल साइंस में भी रिसर्च करके कुछ टफ मटेरियल्स को यूज किया है, जिसके वजह से थोड़ा सा बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ सके, क्योंकि अब ज्यादा प्रेशर पे काम होगा ना। सुपर क्रिटिकल मतलब 2.2 बार से ज्यादा, तो अगर ज्यादा प्रेशर पे काम करना है तो मटेरियल का आपको मजबूती चाहिए होगा, इसीलिए खर्चा ज्यादा बैठेगा। एडवांस्ड कोटिंग्स फॉर करोजन इरोजन प्रोटेक्शन इन बायोमास वेस्ट फायर्ड बॉयलर्स। अब जिन जगहों पे देखिए, बॉयलर में जरूरी नहीं कि कोयला ही जलाया जाए, जहां पे मान लीजिए कि कुछ बायोमास है। बायोमास मतलब क्या हो सकता है, गोबर हो सकता है, कोई वनस्पति हो सकती है, कोई जंगली झाड़ हो सकता है। उसको हमने क्रश कर दिया, पीस कर दिया, मैंने सुखा के पीस दिया उसको, अब पीस के उससे बॉयलर चला रहे बायोमास से। या फिर कहीं पर कोई वेस्ट है, जैसे बहुत एरिया में वेस्ट जमा हो गया, हमने क्या किया, उसको पीस पास दिया पूरा अच्छे से, थोड़ा सा कोयला भी मिला दिया उसके अंदर, थोड़ा सा डीजल भी मिला दिया, सबका मिक्सचर बना करके बॉयलर चला रहे हैं। जलाने से मतलब है ना, जलाए के वो उसको बस पानी तो गर्म करना है, और जलावन में कुछ भी डाल सकते हैं। आप देखिएगा हम लोग घर में जब जलाते हैं चूल्हा, तो कभी लकड़ी भी डाल देते हैं, पेपर भी डाल देते हैं, कभी कभी प्लास्टिक भी जला लेते हैं कुछ लोग। तो वही काम हमें करना है बॉयलर के अंदर, जितना वेस्ट चीज है उसको जलाओ यहां पे। हाँ, दिक्कत यह है कि अगर आप ज्यादा वेस्ट चीज डालेंगे उसके अंदर में तो कैलोरीफिक वैल्यू घट जाएगा, एफिशिएंसी कम होने लगेगा बॉयलर का, क्योंकि उतना वो हीट दे नहीं पाएगा, है ना। और राख भी ज्यादा निकलेगा, साथ में पर्यावरण के अंदर जो फ्लू गैस जो जा रही है उसको भी और ज्यादा हमको सल्फराइजेशन डीसल्फराइजेशन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत आएगी। तो इन सब चीजों से चलने वाले बॉयलर्स पे भी सोचा जा रहा है कि हम क्या क्या करें। और इसके लिए ये सब क्या है, हाईली करोजिव होते हैं, आपका पूरा जो बॉयलर है उसको खराब करेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस कोटिंग्स यूज कीजिए। तो जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो मटेरियल साइंस के लेवल पे, इंजीनियरिंग के लेवल पे, डिजाइन के लेवल पे, हर जगह पे चेंज आ रहा है। मैं ये आपको क्या पढ़ा रहा हूं पहले ध्यान से आप समझ लीजिए। मैं ये आपको शुरुआत का जो 2 दिन है एक इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर समझा रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक कहानी सुना रहा हूं। इसके बाद आएंगे एक एक कंपोनेंट्स पे,
कंपोनेंट्स ऑफ बॉयलर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न बॉयलर क्या होते हैं, एक एक माउंटिंग समझेंगे पहले। मेरा क्या नेचर थोड़ा सा इन डेप्थ वाला नेचर पे है। देखिए जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस का क्वेश्चन लिखना है आपको, हाउ डज मॉडर्न बॉयलर या मॉडर्न बॉयलर्स हैव प्रूव टू बी better proved to be better in efficiency as compared to ट्रेडिशनल बॉयलर्स। यहां पर ना आप इस तरह के सवालों के लिए तैयार होइए। ट्रेडिशनल बॉयलर्स, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें यहां तैयारी करना है, जहां पे लिखने का आपको मौका मिलेगा और आपको लिखना पड़ेगा। वहां पर लिखने के लिए पहले समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। जहां पर ये नहीं भी है मॉडर्न बॉयलर्स के बारे में, वहां पर कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह का रेंज नहीं, होराइजन चौड़ा नहीं है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है होराइजन, तो आप कभी भी यहां पे लिखने वाली चीजों में उतना नहीं आ पाएंगे। और मैं आपको तैयार कर रहा हूं लिखने वाले एग्जाम के लिए, एमसीक्यू नहीं सॉल्व करना है। यहां पर एमसीक्यू सॉल्व होता ना तो बड़ा ईजी हो जाता हमारे लिए, 2 महीने में वो कोर्स खत्म हो जाता आराम से। लेकिन ये चैलेंज इसलिए बन गया है क्योंकि यहां पर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को होराइजन ज्यादा ब्रॉड करना है। आखिरी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करें आज के क्लास में कि कौन कौन सा रिसर्च एरिया अभी चल रहा है। अब जैसे 21वीं शताब्दी का बात हो रहा है, इस पे मैं सब पे डिटेल में आऊंगा, लेकिन एक शॉर्टकट में पहले समझा दे रहा हूं ओवरव्यू कि क्या है। जैसे ऑक्सीजन फ्यूल कंबसन फॉर कार्बन कैप्चर रेडीनेस। अब देखिए यहां पर मामला आ गया कार्बन कैप्चर का, अब ये जुड़ा हुआ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिंक, ये सब जो चीजें हैं इनका भी समझ होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे कि हाउ डू दिस बॉयलर्स आर गोइंग टू डू दिस। कैसे आप लिखेंगे, तो कार्बन कैप्चर, वो सब चीजें। तो कार्बन कैप्चर कुछ होता नहीं है, बेसिकली हम लोग को एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है उसी को किसी तरह से कैप्चर करना है और फिर सिक्वेस्टर करना है जमीन के नीचे, या फिर जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स हैं उनके नीचे उसको डाल करके छोड़ देना है, या ग्राउंड वाटर में जहां पर एक्विफर होता है, पानी होता है, उसमें लेकर के उसको डाल के छोड़ देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि कार्बोनिक एसिड बन जाए वहां पर। उसको माने पानी पिया जा सकता है, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा वहां पर। कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह से गायब करना। तो हम लोग वहां बेसिकली ये सब चीजें कोशिश कर रहे हैं कि कंबसन जो हो उसका ऑक्सीजन उस तरह का फ्यूल बनाया जाए कि उसका कंबसन हो कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करने के लिए। साथ में हाइड्रोजन फायर्ड बॉयलर्स पे भी चर्चा हो रहा है, बन रहा है, कंसेप्ट में ही बन चुका है, ये भी बना जा रहा है। इससे क्या होगा कि हम लोग डीकार्बोनाइजेशन कर पाएंगे प्लेनेट का। नैनो फ्लूइड बेस्ड हीट ट्रांसफर एनहेंसमेंट इन बॉयलर ट्यूब्स। नैनो फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक सरफेसेस आते हैं, जैसे कोई गाड़ी है ऐसा जिसके पेंट में नैनो फाइबर नैनो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उससे गाड़ी को पेंट कर दिया जाए तो उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए कि पानी फेंकेंगे, बौछार करेंगे, तो पानी चिपकेगा ही नहीं। जैसे कोई कमल के फूल का जो पत्ता होता है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कमल के फूल के पत्ते पे पानी डालिएगा ना तो ऐसे करके पानी वो कभी गीला नहीं होता है। तो गाड़ी के ऊपर अगर ऐसा ही हम लोग पेंट कर दें तो गाड़ी कभी गंदा ही नहीं होगा फिर, क्योंकि कोई चीज चिपकेगा ही नहीं उसके ऊपर, है ना। डस्ट आएगा पानी के साथ ही चिपक के ना गाड़ी गंदा होता है। तो जब पानी उसमें लग ही नहीं रहा है तो डस्ट कितना भी आ जाए, पानी आपका गाड़ी गंदा नहीं होगा। तो उस तरह की नैनो चीजें जो हैं, नैनो टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करके कि ऐसा नैनो फ्लूइड्स बनाए जिसके वजह से वो जब हीट ट्रांसफर हो इस ट्यूब से उस ट्यूब में, तो पूरा हीट जो है ना जितना है आ रहा है उतना ही ट्रांसफर हो जाए मिनिमल लॉस के साथ। अभी हमारा सबसे बड़ा चुनौती क्या है, हीट लॉस। इसलिए एफिशिएंसी घटा हुआ है, इसीलिए हम लोग हीटर लगाते हैं, लो प्रेशर एलपी हीटर, एचपी हीटर दोनों लगा करके रखते हैं। माने उसी हीट को यूज करके हम लोग बॉयलर का पानी गर्म करते हैं जो फीड वाटर जा रहा है। तो हम लोग अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस प्रोसेस पे कर लें काम, तो आपका पूरा एफिशिएंसी जो है ना 70% भी आ सकता है, 80% भी आ सकता है, क्योंकि नैनो लेवल पे काम हो रहा है। नैनो लेवल पे काम करने का मतलब है कि भगवान के जैसा काम हो रहा है फिर, ठीक है। इस पे भी मैं आऊंगा, इसको अलग से आप याद दिलाइएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा, इसको अलग से मैं बताऊंगा चर्चा करके, ठीक है। अगर मैं भूल गया तो, भूलूंगा तो नहीं बिल्कुल भी। और साथ में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर कस्टम ट्यूब ज्योमेट्रीज,
ठीक है, ट्यूब के लिए अलग अलग तरीके का ज्योमेट्री ढूंढना, वो सब सारी चीजें, ये सब कंसेप्ट है जो अब रिसर्च इनके ऊपर हो रहा है। तो हम लोग कहां से एक शुरू हुए थे, कहां तक आ चुके हैं बॉयलर्स के दुनिया में, क्या हो रहा है फ्यूचर में भी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो बीच का सारा चीज तो ऐसे ही बता देंगे, कैलकुलेशन, रैंकाइन साइकिल, उसमें रीजनरेटिव करके उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, वो सब तो बच्चों वाला पावर प्लांट का आपको था इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां हम लोग बच्चों जैसा नहीं पढ़ेंगे, एक होल एंड सोल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। चलिए फाइनली जो हिस्टोरिकल लेसन्स मिले थे सेफ्टी के लिए, मैंने ब्लास्ट से जुड़ा हुआ या फिर मान लीजिए इनएफिशिएंसी से जुड़ा हुआ, कहीं पर भी नियर मिस आ गया उससे जुड़ा हुआ, इनसे हमने क्या क्या चीजें की कि 19th सेंचुरी जो बॉयलर एक्सप्लोजन्स हुए थे उससे हमने एएसएमई बॉयलर कोड्स, प्रेशर वेसल कोड्स, ये सब सारे के सारे यहाँ डेवलप हुए, जिसमें बॉयलर्स के ऊपर आईबीआर का रेगुलेशंस, वो सारा कुछ यहाँ आ गया, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस। तो ये सब क्या है कि बॉयलर के अंदर आप, ताकि आपका मटेरियल फेलुअर ना हो जाए, बॉयलर फेलुअर ना हो जाए, उन सब चीजों के लिए ये सब कोड्स बनाया गया है। इसी तरह का कोड्स रिफाइनरी के अंदर भी चलता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एनडीटी फॉर इन सर्विस इंस्पेक्शंस, की एनडीटी मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, कि मटेरियल को तोड़ना ना पड़े हमको टेस्ट करने के लिए, साइट पे ही एमपीआई कर लें, यूटी कर लें, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर लें, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कर लें, रार्टी कर लें, रेडियो एक्टिव टेस्टिंग कर लें, कुछ भी करके वहीं पे आपका ऑन द साइट ही सारा इंस्पेक्शन वगैरह करके हम लोग बता पाए कि बॉयलर सेफ। हमने, आप देखिएगा ना आरटी जब करते हैं, एक छोटा सा वहां पे पिन होल रह जाता है ज्वाइंट के अंदर में, ज्वाइंट काटना पड़ जाता है क्योंकि अब पास नहीं होगा ज्वाइंट क्वालिटी से, तो ज्वाइंट का कटिंग हो जाएगा, दोबारा उसको ग्राइंडिंग करके ठीक ठाक करके उस जगह पे या तो ज्वाइंट को रिपेयर करना पड़ जाएगा या फिर पूरे के पूरे ज्वाइंट को काटना पड़ जाएगा, ज्यादा जगहों पे वो आ गया है। तो जब एक पिन होल के लिए, एक छोटा सा डेबरी के लिए एक ये सब चला जाता है, हम लोग करते हैं काम, तो हम लोग बॉयलर को पूरा कोशिश करते हैं सेफ बनाने का। बाद बाकी छोटा मोटा हादसा होता ही रहता है, जैसे अगस्त में ही 5-6 दिन पहले ही सीपट में, ये छत्तीसगढ़ में एक एनटीपीसी का बॉयलर था, उसका प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया। तो हमने उसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर वाले बैच में बताया भी उसको न्यूज ला करके, कि क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं ज्यादा उस चीज का। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां उस वाले बैच का भी कुछ कहानी यहां बता दूं, ये दोनों में थोड़ा जोड़ दूं, लेकिन ज्यादा जगहों पे संभव नहीं क्योंकि उसका अलग सिलेबस है। तो घूम फिर करके ये सारी चीजें हमने देखा, इवोल्यूशन देखा बॉयलर्स का इस वाले पूरे चैप्टर में। मैं चाह रहा था कि कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इवोल्यूशंस को समझ लें बॉयलर में। अब आगे देखेंगे, यहां से एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे वहां पर, कि बॉयलर के माउंटिंग्स को पहले पढ़ें, सारी चीजें करने के बाद कैलकुलेशन वाले भाग को सेकंड मैंने उसके बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कोई अगर डाउट है इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं।